नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का सारांश। तो आइए सार रूप में इस उपन्यास को जानते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो ये उपन्यास साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उसी क्रम में इनका उपन्यास जो रंगभूमि है, यह भारतीय समाज की जटिलताओं और उसमें निहित जो सामाजिक असमानताएं हैं, उनका गहरा चित्रण इसमें मिलता है। यह उपन्यास सूरदास नामक एक पात्र के जीवन के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों और उस समय के समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, उनको उजागर करता है। ये मुख्य बातें आप यहाँ ध्यान में रखोगे कि इसमें मुख्य नायक के रूप में या मुख्य पात्र कौन है, तो वो सूरदास है। इसके साथ साथ जो इसमें समस्याएं हैं या जो मुख्य विषय इसमें है, वो क्या है? ग्रामीण भारत के जीवन का चित्रण, सामाजिक रीति रिवाजों का चित्रण, इसके साथ साथ जो समाज में कुरीतियां हैं, उनको उजागर किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। काशी के बाहरी भाग में बसे पांडेपुर गांव को रंगभूमि की कथा का स्थल बनाया गया है। गांव का नाम क्या है? पांडेपुर है। कहाँ पर है? ये काशी का बाहरी भाग है। गवाले, मजदूर, गाड़ीवान और खोमचे वालों की इस गरीब बस्ती में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसका नाम क्या है? सूरदास है। वह है तो भिखारी, परंतु पुरखों की 10 बीघा धरती भी उसके पास है, यानी 10 बीघा जमीन का मालिक भी है, जिसमें गांव के ढोर चरते और विचरते हैं। ढोर यानी जो पशु हैं, यानी गांव के पशु उस जमीन पर चरते हैं। सामने ही एक खाल का गोदाम है, जिसका आड़ती है एक ईसाई जौन सेवक। वह सिगरा मोहल्ले का निवासी है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात की गई है? चमार की। जो चमार का काम क्या है? चमार क्यों कहा जाता है? क्योंकि चमड़े का काम करते हैं। तो यहाँ पर खाल का, जो पशुओं की खाल उतारी जाती है, उनका गोदाम है। और उसका आड़ती कौन है? एक ईसाई आदमी है, जिसका नाम क्या है? जो कौन है? जान सेवक है। वह सिगरा मोहल्ले का निवासी है। इस जमीन पर उसकी बहुत दिनों से निगाह है, यानी वो 10 बीघा जमीन है, उस पर उसकी नजर है। वह इस पर सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है। सूरदास किसी भी तरह अपने पुरखों की निशानी उस धरती को बेचने के लिए जब राजी नहीं होता, तो जान सेवक अधिकारियों से मेलजोल का सहारा लेकर उसे हिलाने की योजना बनाता है। अपनी बेटी सोफिया के माध्यम से राजा भरत सिंह और उसके परिवार से जॉन सेवक का परिचय संबंध स्थापित होता है। यानी सोफिया किसकी बेटी है? जॉन सेवक की बेटी है। और सोफिया के कारण ही राजा भरत सिंह से जान पहचान होती है जॉन सेवक की। राजा साहब के परिवार में 4 प्राणी हैं। पहली कौन है? उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या है? रानी जहानवी। पुत्री है इंदु, और पुत्र कौन है? विनय है। और स्वयं राजा साहब। एक दिन विनय अपने स्वयं सेवकों के साथ आग बुझाने का अभ्यास करते हुए आग की लपटों में फंस जाता है। संयोग से सोफिया अपनी माँ से झगड़ा कर उधर जा निकली थी। वह आग में कूदी और विनय को बचा लाई। आग ने उसे कई जगहों से झुलसा दिया। विनय के माता पिता सोफिया को अपने साथ ले गए और उसका इलाज करवाया। वह उसके प्रति इतने स्नेहासिक्त हो गए, यानी प्रेम भाव रखते थे, कि वे उसे अपने ही घर रखने की सोचने लगे। इंदु सोफिया की सहपाठिनी और सखी थी। उसका विवाह छतारी के राजा महेंद्र कुमार से हुआ था। किसका? इंदु का। राजा महेंद्र कुमार सिंह बनारस म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे। इंदु के द्वारा उन्हें सोफिया और जॉन सेवक के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो गया था। जॉन सेवक ने इस संयोग से पूरा लाभ उठाया। एक और उसने राजा भरत सिंह को अपने कारखाने के शेयर खरीदने के लिए राजी कर लिया। कारखाना किसका लगाना चाहता था? तंबाकू का कारखाना लगाना चाहता था। तो दूसरी ओर राजा महेंद्र कुमार सिंह से सूरे की जमीन दिलवा देने की हामी भरवा दी। यानी सूरे की जमीन, सूरदास की जमीन कौन दिलवाएगा? राजा महेंद्र कुमार दिलवाएगा। उस समय बनारस का जिला अधिकारी क्लार्क नाम का एक अंग्रेज था। वह सोफिया पर आसक्त था, मोहित था, और उसके लिए सोफिया के माता पिता की ओर से प्रोत्साहन भी था। सोफिया उससे मिली और हट करके राजा महेंद्रपाल के आदेश को रद्द करवा दिया और क्लार्क से आज्ञा जारी करवा दी कि सूरे की जमीन किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन राजा महेंद्र कुमार ने गवर्नर से मिलकर वह जमीन किसको दिलवा दी? जॉन सेवक को दिलवा दी। क्लार्क का उदयपुर के लिए तबादला हो गया और कारखाना निर्माण और उसके साथ ही मजदूरों के लिए घर बनाने का जो क्रम है वो रखा गया। उसके बाद मजदूरों के लिए घर बनाने की आवश्यकता हेतु किसको खाली करवाया गया? पांडेपुर बस्ती को खाली करवाया गया और प्रांतीय सरकार से लिखा पढ़ी हुई और इस कार्य के लिए उसे इजाजत मिल गई।
बस्ती के लोगों को अपना अपना मुआवजा लेकर घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। सूरदास फिर अड़ गया। झोंपड़ी के सामने ही उसने सत्याग्रह कर दिया। देखिए यहाँ पर, क्योंकि प्रेमचंद जी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और उस समय देश में इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों को अपने देश के लिए, अपने हक के लिए प्रेरित किया जाए, तो इनके कथानक में ऐसे पात्र इन्होंने शामिल किए हैं। झगड़े ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। सूरदास की मदद के लिए इंद्रदत्त, सोफिया और विनय आगे आए। दूसरी ओर आंदोलन को दबाने के लिए फौज आ धमकी। आंदोलन बढ़ता ही गया। गोलियां चली। इंद्रदत्त शहीद हो गए। ये आप ध्यान में रखेंगे कि शहादत सबसे पहले किसने दी है? इंद्रदत्त ने। सूरदास को भी गोली लगी। विनय जब मंच पर आए तो जनता ने उन पर व्यंग्यों की बौछार की। अशांत जनता को फौज की गोलियों से बचाने के लिए विनय ने अपनी ही रिवॉल्वर अपने सीने में दाग ली। इस आत्म बलिदान से आंदोलन की आंधी थम गई। सूरदास को अस्पताल पहुंचाया गया। सोफिया, जहानवी, इंदू, भरत सिंह आदि ने उसकी सेवा की, किंतु उसे बचा नहीं सके। यानी सूरदास भी वहां पर अपने प्राणों को खो दिया उन्होंने भी। जनता सूरदास की झोंपड़ी की जगह उसकी मूर्ति स्थापित करती है। राजा महेंद्र कुमार रात में उसे मिटाने के लिए जाते हैं, क्योंकि राजा महेंद्र कुमार सूरदास के विरोधी थे। वो उसकी मूर्ति को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन स्वयं उस मूर्ति के नीचे दबकर मर जाते हैं। इस प्रकार राजा महेंद्र कुमार जीत कर भी हार जाते हैं और सूरदास हार कर भी विजय पा जाता है और रंगभूमि का कथानक इसके साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन ये एक मुख्य कथानक है, क्योंकि उपन्यास एक बड़ी रचना होती है, इसमें कई कथानक एक साथ चलते हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। रंगभूमि उपन्यास सिर्फ सूरदास के जीवन की कहानी भर नहीं है, बल्कि भारतीय ग्रामीण समाज की एक विस्तृत तस्वीर पेश करता है। इस उपन्यास में कई छोटी छोटी कहानियां भी हैं, जिन्हें हम अंतरकथाएं कह सकते हैं। ये अंतरकथाएं मुख्य कहानी को और ज्यादा समृद्ध बनाती है और पाठक को समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। यहाँ पर कुछ जो इसमें अंतरकथाएं शामिल की गई हैं, उनको भी हम सारांश रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सोफिया और विनय की प्रेम कहानी। रंगभूमि की मुख्य कथा के साथ जुड़ने वाला कथा सूत्र सोफिया और विनय के परस्पर प्रेम का है। सोफिया के घर में कौन कौन है? बाबा है जिनका नाम ईश्वर सेवक है, उनके पिता है जान सेवक, माँ है मिसिज सेवक और भाई है प्रभु सेवक। पिता कंजूस प्रवृत्ति के व्यापारी हैं और माता कर्कशा है, यानी कड़े स्वभाव की स्त्री हैं। घर में उसे स्वाभाविक स्नेह नहीं मिल पाता। एक छटपटाहट लिए वह घर से निकल पड़ती है। विनय को आग से बचाने के परिणाम स्वरूप वह राजा भरत सिंह के यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ उसे माँ का प्यार और सखी का स्नेह मिलता है। उसका दुखी अंतर्मन पसीज उठता है और वो अनजाने ही विनय को अपना हृदय दे बैठती है। इंदु और प्रभु सेवक दोनों ये भेद जान लेते हैं, यानी इंदु जो उसकी सखी है और प्रभु सेवक जो उसका सोफिया का भाई है, पर मौन रहते हैं। शीघ्र ही रानी जाह्नवी को भी इस मौन प्रणय लीला का, प्रेम लीला का पता लग जाता है। वो दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए विनय को तुरंत ही सेवक दल के साथ उदयपुर जाने का आदेश दे देती है। उदयपुर में जनसाधारण की भलाई के लिए किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विनय को जेल हो गई। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। सोफिया को यह पता लगता है तो उसके प्राण सूख जाते हैं। इसी समय मिस्टर क्लार्क उदयपुर के रेजिडेंट बनकर पहुंचते हैं। सोफिया को तिनके का सहारा मिलता है। वह उदयपुर जाकर मिस्टर क्लार्क से मिलती है और उससे झूठी प्रणय लीला करते हुए विनय को कारागार में खोज निकालती है। इस मिलन के अवसर पर दोनों पहली बार एक दूसरे पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। राजा भरत सिंह ने पुत्र स्नेह से व्यथित होकर, दुखी होकर नायक राम पंडा को उदयपुर भेजा कि वे जैसे भी हो विनय को जेल से छुड़ा लाए। नायक राम उदयपुर जाकर शीघ्र ही विनय को जेल में मिलता है और जाह्नवी की अतिशय रुग्णावस्था की खबर देकर उसे भगाने के लिए तैयार हो जाता है। जाह्नवी कौन है? जो विनय की माँ है, कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। ये बात सुनकर विनय वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों भाग खड़े होते हैं, परंतु तभी जसवंत नगर में जनता क्लार्क के विरुद्ध उपद्रव कर बैठती है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, नगर का नाम क्या है? जसवंत नगर। विनय और सोफिया वहां पहुंच जाते हैं। क्रुद्ध भीड़ यानी क्रोधित भीड़ में से कोई ईंट मारता है, जिससे सोफिया का सिर फट जाता है। विनय आपे से बाहर होकर गोली चला देता है। वीरपाल सोफिया
को उड़ा ले जाता है। सरकारी दमन चक्र चलता है। सोफिया के गायब हो जाने में विनय अपना संतुलन खो बैठता है और राजद्रोहियों को खोजने का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। अंततः इंद्रदत्त की सहायता से वीरपाल के गिरोह में पहुंचता है, जहां उसे सोफिया मिलती है। इस दमन चक्र का जिम्मेदार वह विनय को ठहराती है। विनय खिन्न होकर, दुखी होकर लौट पड़ता है और जाह्नवी का पत्र पाकर बनारस के लिए चल देता है। गाड़ी में उसे सोफिया मिल जाती है। यहाँ उसे वास्तविकता का पता लगता है तो उसकी घृणा पुनः प्रेम में बदल जाती है। दोनों अनजान स्टेशन पर उतरकर 1 वर्ष तक भीलों की बस्ती में रहते हैं, किंतु प्रेम की पवित्रता की रक्षा करते हुए फिर बनारस पहुंचते हैं। पहले सोफिया रानी जाह्नवी से मिलती है। रानी न केवल उसे क्षमा करके अंक में भर लेती है, यानी गोद में भर लेती है, अपितु उसे पुत्र वधू बनाने का संकल्प भी प्रकट कर देती है। विनय को भी क्षमा मिल जाती है। दोनों की विवाह की तैयारियां शुरू हो रही थी कि तभी सोफिया अस्वस्थ हो जाती है। विनय उसके उपचार में लग जाता है। सोफिया उसे सूरदास के सत्याग्रह में जाने की प्रेरणा देती है। विनय सत्याग्रह में सम्मिलित होने चलते हैं और वहां यह उपकथा मुख्य कथा में डूबने लगती है, यानी उनकी प्रेम कथा मुख्य कथा में शामिल हो जाती है। विनय को जनता के लिए आत्म बलिदान करना पड़ता है और सोफिया गंगा में समा जाती है। इस प्रकार प्रणय आख्यान यानी कहानी, प्रेम की कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरी जो इसमें अंतरकथा है वो है सुभागी भैरों की कहानी। सुभागी और भैरों की उपकथा पांडेपुर के ग्रामीण जनों की स्वार्थपरता, पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष, सहयोग और सहानुभूति की कहानी है, जो गांव के सामूहिक जीवन का सजीव चित्र उभार कर विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी मुख्य कथा में शामिल हो जाती है। अगली है राजा महेंद्र कुमार और इंदु की कहानी। यह उपकथा आधुनिक दाम्पत्य जीवन के वैषम्य की झलक देती है। पति पत्नी के विचारों की विषमता ही कटुता का कारण बनती है। इसके फलस्वरूप दोनों अलग हो जाते हैं, यानी इंदु और राजा महेंद्र कुमार के विचार नहीं मिलते, जो उस समय के आधुनिक दाम्पत्य जीवन का सजीव चित्रण उपस्थित करते हैं। यानी विचारों की विषमता दाम्पत्य जीवन को परेशान कर सकती है, जिसके कारण दोनों को अलग होना पड़ता है, यानी समाज की वास्तविकता का चित्रण इसमें किया गया है। तीसरी कहानी इसमें है ताहिर अली की अंतरकथा या कहानी। अंतिम उपकथा ताहिर अली और उसके सम्मिलित परिवार से संबंध है। ताहिर अली जौन सेवक के कारिंदा है, यानी उसके काम करता है। 30 रुपये प्रतिमाह वेतन पाता है, जिससे वह अपने 8 सदस्यों के परिवार का पेट भरता है, उदर पूर्ति करता है, यानी पेट भरता है। पत्नी है कुलसुम, लड़का साभर, लड़की नसीबा, 2 सौतेली माताएं हैं जैवन और रकरिया तथा माहिर, जाहिर, जाबिर, 3 सौतेले भाई। ये उसके परिवार के सदस्य हैं। इस आशा से कि माहिर जो उसका सौतेला भाई है दरोगा बनेगा तो उनका बोझ हल्का हो जाएगा, वे अपना और अपने बच्चों का पेट काटते हैं, परंतु उसे शिक्षा दिलवाते हैं, यानी उसको शिक्षित, माहिर जो सौतेला भाई है उसको शिक्षित करने का काम करते हैं, खुद का पेट काट कर, यानी आधे भूखे रहकर, लेकिन उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यही नहीं, उसके लिए उन्हें अपनी नीयत भी डिगानी पड़ती है। वे गबन करते हैं, यानी और जेल जाते हैं। माहिर अली दरोगा बनकर भी उनके बच्चों की कोई मदद नहीं करता, जो कि बाप के जेल जाने के कारण अनाथ हो गए हैं। यानी ताहिर जेल में चला जाता है, लेकिन फिर भी उसका भाई उसकी मदद नहीं करता। जबकि ताहिर ने गबन किसके लिए किया था, घोटाला किसके लिए किया था, अपने भाई की शिक्षा के लिए किया था। कुलसुम को अलग रहना पड़ता है और कपड़े सीकर गुजारा करना पड़ता है। जेल से लौटने पर ताहिर को माहिर अली की बेवफाई मालूम होती है, परंतु वह उसे खरी खोटी सुनाकर तसल्ली कर लेते हैं। आखिर जिल्द साजी का काम करके पेट भरते हैं, यानी जिल्द चढ़ाते हैं किताबों पर। इस प्रकार सम्मिलित परिवार प्रणाली पर आक्षेप करते हुए यह उपकथा स्वतंत्र सी कहानी बन गई है। इसका आदि अंत स्वयं में सिमट जाता है, यानी बाकी अन्य कथानक को ये ज्यादा प्रभावित नहीं करती। तो निष्कर्ष रूप से हम देखते हैं कि रंगभूमि भारतीय जीवन का एक महाकाव्य है। ये उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कथानक की जो दृष्टि से रंगभूमि भारतीय समाज का महाकाव्य है। इसमें समाज का यथार्थ रूप उभर कर सामने आता है। इस प्रकार रंगभूमि एक ऐसा उपन्यास है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यह उपन्यास हमें हमारे समाज की कमजोरियों और ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह उपन्यास हमें बताता है कि एक बेहतर समाज कैसे बनाना चाहिए, यानी इसके लिए हमें प्रेरित
करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथानक का जो सारांश है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कल होने वाले आपके पेपर में उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।